पैसा सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? सिक्के, नोट या कुछ और भी है? आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ कह सकते हैं जरूरी हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ अंश हैं और कोशिश ये समझने की है कि पैसे का खेल असल में दिमाग का खेल क्यों है। हाँ बिल्कुल, और ये बात ना बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आमतौर पर जब हम पैसे की बात करते हैं तो सारा ध्यान गणित, निवेश के तरीकों, बजट बनाने पर होता है। हाँ, वही हिसाब किताब। बिल्कुल, लेकिन हाउसेल का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि आप फाइनेंस में कितने ही माहिर क्यों ना हो, अगर आप पैसे से जुड़े अपने डर, अपने लालच, अपने जो पहले से बने हुए विचार हैं उनको नहीं समझते ना, तो वित्तीय सफलता पाना मुश्किल है। ये मनोविज्ञान का मामला ज्यादा है, हिसाब किताब का शायद उतना नहीं। और शायद यही चीज इस किताब को इतना खास बनाती है ना? मतलब हम सब ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सोचते हैं बस यही अमीरी है। हाँ, ये आम सोच है। लेकिन ये किताब इस सोच को जैसे चुनौती देती है। कहती है कि असली अमीरी पैसे को समझने और संभालने में है। पर सवाल ये उठता है, क्या वाकई हमारी सोच, हमारा नजरिया हमारी जेब पर इतना भारी पड़ता है? ये बहुत गहरा सवाल है, और सच कहूं तो किताब इसी की जड़ तक जाने की कोशिश करती है। देखिए, पैसा कमाना तो वो तो समीकरण का एक हिस्सा हुआ है ना। हाँ, एक हिस्सा। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब पैसा आपके हाथ में आता है। अब आप उसके साथ करते क्या हैं? क्या आप सब्र रख पाते हैं? क्या आप डर या लालच में आकर कोई फैसला ले लेते हैं? यही पर वो मनोविज्ञान वाला एंगल आ जाता है। अच्छा। पैसा कमाना एक हुनर है, मान लिया, लेकिन उसे रखना, उसे बढ़ाना, वो दिमागी ताकत और समझ का खेल है। ठीक है, तो इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। आपने कहा असली अमीरी, स्रोत के हिसाब से ये है क्या फिर? अगर ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है तो क्या है? इसे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें? व्यवहार में अगर देखें तो इसका मतलब है एक तरह की मानसिक शांति। हाँ, एक नियंत्रण का एहसास। मानसिक शांति पैसे से? हाँ, सोचिए, एक व्यक्ति है जो शायद बहुत कमाता है, मान लीजिए करोड़ों में, लेकिन वो हमेशा तनाव में है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं सब चला ना जाए, अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने का प्रेशर है, शायद कर्ज भी हो। समझ रहा हूं। और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है, कमाई शायद उतनी नहीं है, पर उसने समझदारी से बचत की है, निवेश किया है, उसके पास मुश्किल वक्त के लिए पैसा है, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पैसे पर कंट्रोल महसूस होता है। एक सुकून है कि जरूरतें पूरी हो रही हैं, भविष्य थोड़ा सुरक्षित है। अच्छा। हाउस होल्ड के हिसाब से ये दूसरा व्यक्ति ज्यादा अमीर है, क्योंकि अमीरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक एहसास भी है कि हाँ, मेरे पास पर्याप्त है, मेरे काबू में है। ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। मतलब जो बाहर से ज्यादा सफल दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि अंदर से उतना ही अमीर महसूस करे। हो सकता है कम कमाने वाला पर पैसों को ढंग से संभालने वाला ज्यादा सुकून में हो। क्या वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, और शायद हम सबने अपने आसपास ऐसे उदाहरण देखे भी होंगे अगर ध्यान दें तो। हाँ, शायद। इसे ऐसे समझिए, पैसा आपको चीजें खरीदने की ताकत देता है ना, लेकिन असली अमीरी आपको अपना समय खरीदने की ताकत देती है। समय? वो कैसे? जब आपके पास ठीक ठाक बचत और निवेश होता है तो आप पर यह दबाव नहीं होता कि आपको हर हाल में वो नौकरी करनी ही पड़ेगी जिससे आप नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई बिल भरने हैं। हाँ, ये तो है, मजबूरी। बिल्कुल, पर अगर आपके पास वो सेफ्टी नेट है तो आपके पास विकल्प होते हैं, चॉइस होती है। शायद आप कुछ टाइम नौकरी छोड़कर ब्रेक ले सकें, या कोई ऐसा काम शुरू कर सकें जिसमें पैसा भले ही कम हो पर आपको खुशी ज्यादा मिले, सुकून ज्यादा मिले। ये है असली अमीरी का एक पहलू, वो आजादी। हाँ, ये समय खरीदने वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है। तो इसी से जुड़ा किताब का एक और विचार है, पैसा कैसे फ्रीडम देता है, आजादी, और साथ में ये चेतावनी भी कि पैसा आपका गुलाम बने, मालिक नहीं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? देखिए, पैसे से मिलने वाली आजादी का मतलब सिर्फ फैंसी रेस्टोरेंट में खाना या महंगी गाड़ी चलाना भर नहीं है। वो तो पैसे का बहुत सतही इस्तेमाल हुआ। हाँ, ऊपरी तौर पर। असली आजादी है अपने जीवन के फैसलों पर नियंत्रण होना। जब पैसा आपका गुलाम होता है तो वो आपके लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन बनता है, एक टूल। आप तय करते हैं कि आपको अपना समय कैसे बिताना है, किसके साथ बिताना है, कौन सा काम करना है। और जब मालिक बन जाता है, जब पैसा मालिक बन जाता है तो वो आपके फैसले तय करने लगता है।
आप ज्यादा पैसे के पीछे भागते भागते अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपना सुकून सब कुर्बान कर देते हैं। आप पैसे के लिए जीने लगते हैं, पैसा आपके लिए नहीं जीता। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर पैसे को सही से संभाला जाए तो वो हमें अचानक आने वाली मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देता है। जैसे मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे सेफ्टी नेट कह लीजिए या बफर। जब आपके पास मान लीजिए 6 महीने या साल भर के खर्चों जितनी बचत होती है तो अचानक आई कोई मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाती। हाँ, एक सहारा मिल जाता है। बिल्कुल, आपको सोचने का, संभलने का और बिना घबराए अगला कदम उठाने का वक्त मिल जाता है। ये आज़ादी, ये सुकून अमूल्य है। यह आपको हड़बड़ी में, डर में गलत फैसले लेने से बचाती है। पैसे का ये सुरक्षा कवच वाला पहलू अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और विकल्प खरीदने के लिए भी है। अच्छा, अब अगर हम पैसे को बढ़ाने की बात करें तो किताब में कंपाउंडिंग के जादू का जिक्र आता है। इसे तो अक्सर इन्वेस्ट की दुनिया का 8वां अजूबा या सबसे बड़ा रहस्य कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कंपाउंडिंग, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं, पर इसका असर सिर्फ ब्याज तक नहीं है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आपकी कमाई पर भी कमाई होना। कमाई पर कमाई। हाँ, मान लीजिए आपने कहीं निवेश किया और आपको 10% रिटर्न मिला। अगले साल आपको आपकी मूल रकम के साथ साथ उस 10% रिटर्न पर भी रिटर्न मिलेगा। अच्छा। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे साल बीतते हैं इसका प्रभाव बहुत तेजी से, जैसे कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल, उस तरह से बढ़ता है। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, शायद इसीलिए। लेकिन कई लोग सोचते हैं कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए तो भाई बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत मुश्किल गणित समझना होगा। क्या ये सच है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि कंपाउंडिंग का सबसे जरूरी तत्व पैसा नहीं बल्कि समय है। टाइम। समय, हाँ। आप जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं और जितने लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। एक उदाहरण ले। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करता है। ठीक है। और 10 साल बाद 35 की उम्र में वो निवेश करना बंद कर देता है। उसने कुल कितने डाले? 10 साल तक 5,000 महीना, यानी 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए। अब श्याम है, वो 35 साल की उम्र में शुरू करता है और अगले 25 साल तक यानी 60 की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता रहता है। उसने कुल कितने डाले? 25 साल 5,000 महीना, मतलब 15 लाख रुपए। हाँ, काफी ज्यादा। अब अगर दोनों को मान लें 10% सालाना रिटर्न मिला तो 60 साल की उम्र में पता है किसके पास ज्यादा पैसा होगा? श्याम के पास। उसने ज्यादा निवेश किया, ज्यादा समय तक। नहीं, राम के पास श्याम से ज्यादा पैसा होगा। क्या बात कर रही हैं? उसने तो आधे से भी कम निवेश किया था और जल्दी बंद भी कर दिया था। यही तो है कंपाउंडिंग और जल्दी शुरुआत करने की ताकत। वो शुरुआती 10 साल का निवेश इतने लंबे समय तक कंपाउंड होता रहा कि उसने श्याम के ज्यादा निवेश को भी पीछे छोड़ दिया। ये तो कमाल है। मतलब छोटी रकम भी अगर लगातार और लंबे समय तक टिकी रहे तो बड़ी रकम से ज्यादा असरदार हो सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते फिर? सबसे बड़ी बाधा शायद हमारा अपना मनोविज्ञान ही है। हमें तुरंत नतीजे देखने की आदत होती है ना? हाँ, आजकल तो सब इंस्टेंट चाहिए। बिल्कुल। कंपाउंडिंग एक धीमी प्रक्रिया है, खासकर शुरुआत में। इसमें धैर्य चाहिए, सालों का, दशकों का धैर्य। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ फटाफट चाहिए, इतना सब्र रखना मुश्किल लगता है। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं और कंपाउंडिंग की इस धीमी लेकिन निश्चित चाल को नजरअंदाज कर देते हैं। धैर्य की कमी। और शायद एक और चीज जो हमें रोकती है वो है अमीर दिखने की चाहत। किताब इस पर भी चेतावनी देती है कि क्यों अमीर दिखने की चाहत खतरनाक है। और ये बात तो मुझे लगता है आज सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा सच लगती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा जाल है, एक ट्रैप, जो सीधे तौर पर कंपाउंडिंग और असली अमीरी बनाने के रास्ते में आ जाता है। देखिए, अमीर दिखना और अमीर होना ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें। अलग कैसे? अमीर दिखने की चाहत हमें महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर करती है। लेटेस्ट फोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, डिजाइनर कपड़े, शानदार छुट्टियां। हाँ, स्टेटस सिंबल। बिल्कुल।
और अक्सर ये सब या तो कर्ज लेकर किया जाता है या अपनी बचत को उड़ाकर। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? थोड़ा अच्छा दिखने में, अच्छा महसूस करने में हर्जी क्या है? कैसे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता? देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना अच्छी बात है, पर किस कीमत पर? यहाँ 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, सीधा सीधा वित्तीय नुकसान। जो पैसा आप दिखावे पर उड़ा रहे हैं, वो पैसा आपकी असली दौलत बन सकता था। वो पैसा कंपाउंड हो सकता था, आपको वो आजादी दे सकता था जिसकी हमने अभी बात की थी। हर महंगा फोन या गाड़ी जो आपने सिर्फ इसलिए खरीदी कि दूसरे देखें, वो आपके भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता से चुराया गया एक हिस्सा है। और दूसरा नुकसान मनोवैज्ञानिक है। आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, एक ऐसी दौड़ में भागते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आज आप लेटेस्ट मॉडल लेंगे, कल कोई और नया मॉडल आ जाएगा। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जो अंदर से सुकून छीन लेता है। और किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि जब लोग आपकी महंगी कार देखते हैं तो वो आपकी तारीफ नहीं करते, वो उस कार की कल्पना अपने लिए करने लगते हैं। मतलब हम सोचते हैं हम दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं, पर असल में कोई हमसे इम्प्रेस हो ही नहीं रहा। ये एक कड़वी पर शायद सच्ची बात है। हौसल यही कहते हैं कि लोग आपकी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं, आपसे नहीं। वो सोचते हैं काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, ना कि वाओ ये इंसान कितना कामयाब है। तो आप अपनी मेहनत की कमाई उन लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर देते हैं जिन्हें शायद आपकी परवाह भी नहीं है। अजीब है तो, है ना? विडंबना देखिए, असली दौलत अक्सर वो होती है जो दिखती नहीं। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस, आपका निवेश पोर्टफोलियो, आपके ऊपर कोई कर्ज न होना, ये सब दिखता थोड़ी है। वॉरेन बफी जैसे लोग दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हैं। वो दशकों पुराने घर में रहते हैं, साधारण गाड़ी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अमीर दिखने पर नहीं, अमीर बने रहने और अपनी दौलत को बढ़ाने पर है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि दिखावे की दौड़ असल में हमें उस आज़ादी और सुकून से दूर ले जाती है जिसे हम शायद पैसे से पाना चाहते हैं। अच्छा, अब किताब में बताए गए 19 सबकों पर आते हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो फाइनेंशियल सोच को बदल देंगे। अब जाहिर है हम सभी 19 पर तो यहाँ विस्तार से बात नहीं कर सकते, लेकिन इनका मूल सार क्या है? ये किस तरह की सोच बदलने की बात कर रहे हैं? इन 19 सबकों का जो निचोड़ है वो ये है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता ना तर्कसंगत कम और भावनात्मक ज्यादा होता है, इमोशनल। अच्छा, ये सबक हमें हमारी इन्हीं भावनाओं, हमारे पूर्वाग्रहों यानी बायस और हमारे सोचने की गलतियों को समझने में मदद करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये समझाते कि हम वैसा क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं। इनका मकसद है पैसे को लेकर हमारी जो बुनियादी सोच है, हमारी मानसिकता, उसे बदलना। तो ये जो पारंपरिक फाइनेंशियल एडवाइस होती है उससे कैसे अलग है? क्या आप कोई एक उदाहरण दे सकती हैं किसी एक सबक का? बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक सलाह अक्सर ये मानकर चलती है कि लोग एकदम लॉजिकल, तर्कसंगत फैसले लेंगे, जैसे मशीन। हाँ, जैसे हम सब अर्थशास्त्री हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सबक मानते हैं कि हम इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं, हम भावनाओं में बहते हैं। जैसे एक सबक शायद इस बात पर हो सकता है कि वित्तीय सफलता में भाग्य यानी लक और रिस्क की भूमिका को समझना। भाग्य और रिस्क। हाँ, हम अक्सर सफल लोगों की कहानियों में सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत देखते हैं और भाग्य के तत्वों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह जब कोई असफल होता है तो हम सारा दोष उसी पर मढ़ देते हैं, बिना ये सोचे कि शायद हालात या बुरी किस्मत ने भी भूमिका निभाई हो। ये बात तो है। इस सबक को समझने से हम दूसरों को आंकने में ज्यादा विनम्र होते हैं और अपनी खुद की सफलताओं और असफलताओं से बेहतर सीख पाते हैं। ये हमें सिखाता है कि दुनिया उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी हम अक्सर सोच लेते हैं। मतलब ये सबक हमें फाइनेंस की जो इंसानी साइड है उसे समझने में मदद करते हैं। हमारी अपनी गलतियां, हमारी भावनाएं, किस्मत का रोल। एकदम सही, बिल्कुल यही। एक और सबक शायद इस बारे में हो सकता है कि बचत करने के लिए किसी खास लक्ष्य की जरूरत नहीं है। बिना लक्ष्य के बचत क्यों भला? हाँ, आमतौर पे हमें सिखाया जाता है कि घर खरीदने के लिए बचत करो, गाड़ी के लिए करो या रिटायरमेंट के लिए। लेकिन हाउसल कहते हैं कि सिर्फ बचत करना बिना किसी खास वजह के भी अपने आप में एक लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। आप नहीं जानते कि कल क्या जरूरत आ पड़ेगी, कौन सी मुसीबत आएगी या कौन सा मौका मिलेगा। ये जो बिना वजह वाली बचत है, ये आपको वो आज़ादी और सुरक्षा कवच देती है जिसकी हमने पहले बात की थी। ये आपको अप्रत्याशित अवसरों का फायदा उठाने या अप्रत्याशित मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है।
तो इन सब का सार यही है, पैसे को सिर्फ नंबरों के खेल की तरह मत देखो, बल्कि इसे इंसानी व्यवहार, भावनाओं और मनोविज्ञान के लेंस से समझो। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मॉर्गन हॉज़ल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इन अंशों से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी बात, असली अमीरी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, उसके प्रति सही रवैया रखना है और उसे सहेज कर रखना है। ये नियंत्रण और सुकून का एहसास ज्यादा है। बिल्कुल। और दूसरी बात, पैसा हमें वास्तविक स्वतंत्रता दे सकता है, अपने समय पर, अपने फैसलों पर और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की आज़ादी। जरूरी ये है कि हम पैसे को अपना गुलाम बनाएं, मालिक नहीं, उसे अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन समझें। हाँ, और तीसरा अहम नुक्ता था कंपाउंडिंग की शक्ति, धैर्य और निरंतरता। इसके साथ किया गया छोटा निवेश भी लंबे समय में चमत्कार कर सकता है। बस जरूरत है जल्दी शुरुआत करने की और सब्र रखने की। बिल्कुल, सब्र। और चौथी बात, वो अमीर दिखने वाली चाहत, वो एक खतरनाक जाल है। ये हमें फिजूल खर्ची की ओर धकेलती है, हमें कर्ज में डाल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें असली दौलत बनाने और उस स्वतंत्रता को पाने से रोकती है जो पैसा असल में दे सकता है। सच्ची दौलत अक्सर अदृश्य होती है, दिखती नहीं। कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा इस बात पर जोर देती है कि पैसे के प्रबंधन में गणितीय कौशल से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक समझ मायने रखती है। हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारा लालच, ये सब हमारे वित्तीय भविष्य को तय करते हैं। निश्चित रूप से पैसा एक बहुत शक्तिशाली साधन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी शक्ति का सही इस्तेमाल पूरी तरह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। जब हम पैसे से जुड़े अपने मनोविज्ञान को समझते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तभी हम बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाते हैं और एक ज्यादा सुरक्षित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये जानना कि हम पैसे को लेकर कैसे काम करते हैं, हमारी सोच कैसे काम करती है, ये शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसे अपना गुलाम बनाए, मालिक नहीं। बहुत खूब कहा। तो चलिए इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकें। जरूर। आज की चर्चा के आधार पर अगर असली अमीरी पैसे को समझने और संभालने में है, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदलकर हम सब इस दिशा में अपना पहला लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।